पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। क्लास नंबर 3 प्रारंभिक परीक्षा की रिवीजन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से इतिहास में महत्वपूर्ण मानचित्र, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमको कवर करना है। ज्योग्राफी में भूगोल, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान और अन्य संबंधित तथ्य, और इससे जो पीवाईक्यू पूछे गए उनको हम लोग कवर करेंगे। राज्य व्यवस्था पॉलिटी में आज संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण अनुसूचियां, और इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल और संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, और इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें पूछी जा चुकी है क्योंकि ये टॉपिक सब जगह आता है। जहाँ जहाँ पर हिस्ट्री पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट पीसीएस में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके संबंधित क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। कई बार कुछ नए तथ्य से निकल करके सामने आते हैं, तो मैं सारी नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं या फिर जो इतनी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, जैसे गोदीवाड़ा कहाँ पे था, लोथल में, इतनी बार पूछा जा चुका है कि इसमें हम लोग ऊब चुके हैं। जो बेसिक फीचर्स हैं वो यहाँ पर दोहरा लेते हैं एक बार। जैसे नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, वेल प्लान्ड सिटी प्लानिंग यहाँ पे थी। यहाँ पे कई सारे सिटीज में सिटाडल यानी कि ऊंची जगह देखने को मिलती है, किलेदार कुछ नगर हैं, कुछ बिना किले वाले हैं। जैसे कौन सी जो साइट है जो जिसमें किला नहीं, सिटाडल नहीं है, तो छानूदाड़ो है। गलियां जो है ग्रिड पैटर्न में बनाई गई हैं। ये अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस ने लास्ट टाइम पूछा था। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि राइट एंगल में गलियां एक दूसरे को कट करती हैं, यानी कि गली जो है इस तरीके से बनाई गई है, राइट एंगल पे इस तरीके से गलियां बनाई गई हैं, इस तरीके से। और नालियां आपको पक्की देखने को मिलती हैं। इसमें जो कह सकते हैं बर्न्ड ब्रिक्स का प्रयोग किया गया है, पकी हुई ईंटें जिसको बोलते हैं, उसको बनाने में इस्तेमाल हुआ है, नालियां बनाने में। और उसमें जो कह सकते हैं मसाला भरा गया है, सीमेंट मोरंग वाला मसाला भर करके उसको बनाया गया था, जिससे अच्छे से जो है जल निकासी हो सके। तो जल निकासी की अच्छी खासी व्यवस्था देखने को मिलती है। और पशुपति की जो सील देखने को ली, पशुपति मुहर, उसमें कुछ जानवरों को दिखलाया गया है, तो उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो कौन कौन से जानवर पशुपति सील में दिखाए गए हैं आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से जानवर दिखाए गए हैं? कुबड़ वाला बैल दिखाया गया है, हिरन दिखाया गया है, बाघ इसमें दिखाया गया है,
और इसमें आपका दिखाया गया है और राइनो जैसा दिखने वाला एक जानवर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपसे ये पूछते हैं कि कौन सा चित्र नहीं देखने को मिलता है, तो इसमें कभी भी शेर या फिर गाय नहीं देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। शेर गाय को नहीं दिखाया गया है और घोड़े को भी नहीं दिखाया गया है। आप ध्यान रखिएगा कि जो स्टेटमेंट है, जो काफ़ी डिस्प्यूटेड सवाल आया था यूपीएससी में कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में जानते थे, उत्तर हमेशा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी लास्ट टाइम बीपीएससी का पेपर हुआ था 69 था, उससे पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस के बारे में नहीं जानते थे, तो हॉर्स के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वहीं पर एक और फैक्ट हम लोग याद करते हैं कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं, सुरकोतड़ा से। घोड़े और ऊंट की अस्थियां कहाँ से मिली हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, सुरकोतड़ा से मिली है। तो पकी हुई स्टैंडर्डाइज्ड ईंटों का इस्तेमाल होता था, यानी कि एक जैसी ईंटों का प्रयोग करते थे दीवार बनाने में। चित्रात्मक लिपि आपको देखने को मिली जो अभी भी डेसिफर नहीं की जा सकी है। मन के बनाने की फैक्ट्रीज कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। लोथल छानदाड़ों में बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, यानी कि वहाँ मन के वगैरह बनाए जाते थे। और ताबीजें मिली हैं, इसका मतलब है कि लोग थोड़ा सा जंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। और मोहरें मिली हैं कई सारी। और टेराकोटा के फिगराइन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, यानी भगवानों को टेराकोटा में जानवरों को दिखाया गया है। नाव के चित्र मिले हैं, 2023 पीसीएस का सवाल आया था कि नाव के चित्र जो है कहाँ देखने को मिले, लोथल मोहनजोदड़ो से देखने को मिले हैं। ठीक है, और जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं, जल संरक्षण के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं धौलावीरा गुजरात में। ये जल संरक्षण के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वाटर कंजर्वेशन के वेल मेंटेन स्ट्रक्चर डैम्स वगैरह देखने को मिले हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपसे पूछें कि पीने योग्य जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो ये एग्जाम में आ सकता है, पीने योग्य जल संरक्षण के लिए फिर धौलावीरा नहीं लगाएंगे, मोहनजोदड़ो ही लगाएंगे आप। और मृदभांड जो मिले हैं, काले रंग से चित्रित लाल मृदभांड मिले हैं, ये लर्न कर लीजिएगा। काले रंग से चित्रित लाल मृदभांड मिले हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब इसमें यही सब आपसे पूछते हैं कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, जुते हुए खेत कहाँ से मिले, कालीबंगा से। लकड़ी का हल कहाँ से मिला है, लकड़ी का हल ये ध्यान रखिएगा आप, लकड़ी का हल बनावली से देखने को मिला है। तो ये सब लर्न करिएगा। बेसिक अन्य फीचर, मृत्यु के बाद के जीवन में लोग विश्वास रखते थे, तभी मरे हुए लोगों के साथ ये कुछ जो है बर्तन में आगे के लाइफ में जो उनके काम आ सकता था, ग्रेन वगैरह उधर रख करके भेजते थे और मतलब दफन करते थे। पशु पक्षी पेड़ पौधों की पूजा होती होगी, इसके साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिले हैं। आपको ध्यान रखना है, कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, मंदिर वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं देखने को मिली है। यज्ञ की वेदियां हालांकि मिली हैं, कालीबंगा से यज्ञ की वेदी मिली है, फायर अल्टार्स जिसको बोलते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से इसमें, और प्रीस्ट लोग यहाँ पर लीडर रहे होंगे, ऐसे कई सारे विद्वानों ने बताया है। किस मेटल्स के बारे में लोग जानते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बीड्स, ब्रॉन्ज, ये सब। ठीक है, सिल्वर यूज करने वाले शायद पहले ही ये लोग थे। कॉटन का यूज करने वाले या फिर कॉटन को ग्रो करने वाले पहले ये मानव थे, इस सभ्यता के लोग। ये सब चीजें आप देख चुके हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में 3 मेजर फेजेस हैं। हम बेसिकली परिपक्व हड़प्पा काल के फीचर्स और उनकी साइट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट नाम आपको पता होना चाहिए कि मैच्योर हड़प्पा फेज के अलावा जो प्री हड़प्पा फेज है उसमें कौन कौन से कल्चर हैं। प्री हड़प्पन कल्चर में कोटदीजी कल्चर आता है, आमरी कल्चर आता है और सोथी कल्चर आता है। ये सब प्राक हड़प्पा कल्चर है। और उत्तर हड़प्पा काल में झूकर कल्चर आता है, झंगार कल्चर आता है, सिमेट्री एच कल्चर आता है, गंगा यमुना दोआब में जो साइट्स हैं वो, और रंगपुर कल्चर, ये सब उत्तर हड़प्पा काल यानी कि पोस्ट हड़प्पन फेज के साइट्स हैं। अब यहाँ पर बनावाली मैंने अलग से लिखा है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है। बनावाली में आपको 3 फोल्ड डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। 3 फोल्ड डिपॉजिट्स, इसका आशय यह है कि यहाँ पर प्राक हड़प्पा काल के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। अगर आप थोड़ा खोदेंगे, उससे नीचे खोदेंगे तो आपको मैच्योर हड़प्पा फेज के अवशेष मिलेंगे, और नीचे जाएंगे तो आपको उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिलेंगे। तो 3 फोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कहाँ से देखने को मिलता है, बनावली से। एक बार हरियाणा पीसीएस ने सवाल पूछा था, आप ध्यान रखिएगा इसको। ये सीजीपीएससी पेपर में इस तरीके से सवाल आया था। ये वाला सवाल आप, अगर आपने कल की क्लास देखी होगी, इसको आसानी से कर ले जाएंगे। पुरापाषाण कालीन संबंधित साइट, मीजोलिथिक पीरियड संबंधित साइट, नवपाषाण कालीन साइट कौन सी, चालकोलिथिक पीरियड की साइट कौन सी है। तो नीलिथिक पीरियड की साइट कौन सी है, बुरजोम है। ठीक है, मीजोलिथिक से संबंधित भीमबेटका केव में अवशेष मिले हैं। पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित साइट आपकी है सोहान रिवर वैली, ठीक है, जहाँ से एशुलियन टूल्स मिले हैं। और चालकोलिथिक साइट यहाँ पे बानास वैली। तो हमारा आंसर इसमें इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था। तो ये सही है, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक होता था, ऐसा नहीं कि कोई ईंटा छोटा कोई बड़ा है। मोस्टली ऑल द हाउसेस वर सिंगल स्टोरी, तो ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि या तो 2 स्टोरी या तो 3 स्टोरी, 3 मंजिला इमारत या 2 मंजिला इमारत जनरली बनाई जाती थी। 2 या 3 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जाती थी। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग है। मेन रोड्स वर ऑन एन एवरेज ऑफ 10 मीटर, तो 9.75 मीटर्स की रोड यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, विड्थ यानी कि चौड़ाई में। तो ये क्वेश्चन वैसे रॉन्ग पूछा था सीजीपीएससी ने, इसका यहाँ पर पूछना था, चाहिए था कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, तो करेक्ट यहाँ पर हो जाता C 1 और 3। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। हाल में जो सवाल पूछे गए हैं यूपीपीएससी द्वारा, इसमें आप देखें
सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक समाज और मध्यकाल में किस तरीके की यहाँ पे सिस्टम चलता था। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता में आती है, तो यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 दो जगह, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर आपको पता है उत्तर वैदिक समाज बेसिकली जो है चारागाह आधारित अर्थव्यवस्था थी यहाँ पर, यानी कि पेस्टोरल कल्चर था, एग्रीकल्चर का ज्यादा महत्व नहीं था। मध्यकाल पूरा जमींदारी पे आधारित था, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल यहाँ पर चारागाह आधारित सभ्यता, उत्तर वैदिक काल यहाँ पे कृषक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और मध्यकाल जो है जमींदारी आधारित काल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जैसे लोग लोहे से परिचित है, तो लोहे का कोई भी यहाँ पर आर्टिफैक्ट नहीं देखने को मिलता है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कालीबंगा जो है ये हरियाणा में नहीं है, ठीक है, राजस्थान में। उसके बाद सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। मांडा कहाँ है, दायमाबाद कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, इस तरीके से आपको मिलाना है। तो इस तरीके से आप मिला देंगे। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में साइट है और मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा अब विलुप्त हो चुके हैं, ये सही है। ये खुदाई के दौरान जो है मिले थे, डिस्कवर किए गए थे, ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। धौलावीरा इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ, तो धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कौन सा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन सिस्टम, ये कहाँ से मिला, धौलावीरा से। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित हो चुका है, ठीक है। अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में हिमालय के बारे में पढ़ा था। हिमालय से नीचे उतरते हैं, जो मध्य गंगा का मैदान है उसको स्टडी करते हैं। मध्य गंगा का मैदान अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है, ऐसा टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एग्रीकल्चर के संदर्भ में, ठीक है, ये एक तरीके से ग्रैंडरी कहा जाता है। पंजाब वाला जो रीजन है, उत्तर प्रदेश वेस्टर्न साइड वाला है, जहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे पहले आई थी। तो अगर थोड़ा सा इरिगेशन वाले यहाँ पर चीजें देख ली जाए तो काफी प्रोडक्टिव रीजन है। एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल रोड नेटवर्क यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर टराइन जो है मोनोटनस है, यानी कि बहुत ज्यादा रिलीफ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। कल्चरल टूरिज्म, रिवर के अराउंड जो कल्चरल टूरिज्म जो आपको हरिद्वार में देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, जो गंगा सागर लगता है वहाँ पे। तो अब हम इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। जो आप इस समय गंगा प्लेन देख रहे हैं वो कभी तैतीस सी रहा होगा, जो आपने पढ़ा है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराती है तो हिमालय का उद्भव होता है, और जो गर्त बनता है, जो गर्त बन जाता है हिमालय के साउथ रीजन में, वो धीरे धीरे नदियों के मलबे से भर जाता है। तो एक्युमुलेशन ऑफ एलुवियम बाय रिवर्स, जो इस समय आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, या फिर जो बिहार वाला रीजन देख रहे हैं, झारखंड वाला रीजन, नेपाल के उत्तर में जितना भी आप हिस्सा देख रहे हैं, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश तक, ये सारा रीजन जो है बेसिकली एक जियो सिंक्लाइन था, यानी कि एक गर्त था। धीरे धीरे जो हिमालयन रिवर्स अपना मलबा यहाँ पे भरती गई, और ये पूरा अब इस समय एक प्लेन स्ट्रक्चर के रूप में, वही हिमालयन प्लेन, ये कह सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने बनाया है जिससे आपको समझ में आए। अगर ये हिमालय है तो इसके थोड़ा सा नीचे फुटहिल्स में भाबर रीजन पड़ता है, फिर यहाँ पे तराई रीजन है। तराई रीजन में आप देखेंगे यहाँ पे वेजिटेशन भी है, वेजिटेशन होता है काफ़ी अच्छा, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, और जो एलुवियम है वो काफ़ी अच्छा उपलब्ध हो जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे रिवर वैली साइड 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक होता है खादर और एक होता है बांगर, ठीक है। खादर और बांगर ही देखने को मिलता है। तो पहले ध्यान रखना, पहले भाबर रीजन होता है, फिर तराई, फिर उससे नीचे उतरेंगे सदर्न साइड में जाएंगे तो बांगर, और फिर खादर, इस तरीके से ये होता है। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन का जो ये मैप है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको, तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पंजाब हरियाणा प्लेन का ये हिस्सा होता है, ये राजस्थान प्लेन होता है, ज़्यादातर सूखा हिस्सा राजस्थान प्लेन में आता है। अपर गंगा प्लेन काफ़ी फर्टाइल रीजन कहा जाता है। मिडिल गंगा प्लेन, यहाँ पर डेसिडिवस ट्रीज होते हैं काफ़ी सारे। फिर ये लोअर गंगा प्लेन इसको कहते हैं, यहाँ पर सुंदरबन रीजन भी आता है लोअर गंगा प्लेन में, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में सुंदरबन लोअर गंगा प्लेन में देखने को मिलता है। पंजाब हरियाणा प्लेन के जो सदर्न हिस्से को क्या कहते हैं, इसको मालवा प्लेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मालवा प्लेन। तो मालवा प्लेट्यू ही नहीं होता है, मालवा प्लेन भी एक होता है, जिसके बारे में आपको जनरली बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू नहीं, मालवा प्लेन रीजन आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, पंजाब में। यहाँ पर भूटान के दक्षिणी साइड और नेपाल में, और ये जो ऊपरी हिस्सा जो बांग्लादेश के ऊपर, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। अच्छा, कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, जैसे आपको समझ में आए। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जैसे सबसे पहले भाबर, तो भाबर फॉर्म्ड बाय एलुवियल फेन्स, जलोढ़ पंख जो बिखर जाते हैं, मतलब जो मलबा जो है बिखर जाता है पहाड़ियों के नीचे, वो जो है भाबर का निर्माण करता है। नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उगते हैं, जड़दार पेड़, जिनकी जड़ें लंबी होती हैं, लेकिन भाबर रीजन में एग्रीकल्चर नहीं कर सकते आप।
नैरो पोरस नर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच, नर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच होता है जैसे हमने ऊपर भी देखा। भाबर जो है ये नदर मोस्ट स्ट्रेच है, ये वाला सबसे उत्तरी हिस्सा है हिमालय के जस्ट नीचे, ये भाबर रीजन होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो पत्थर हैं वो पोरस हैं और ऐसा एलुवियम या फिर ऐसी सॉइल नहीं जहाँ पर कृषि हो सके। उसके बाद तराई रीजन, थिक फॉरेस्ट होता है, ये नैरो स्ट्रेच होता है, पतली पट्टी होती है। यहाँ पर कई सारे आपको नेशनल पार्क वगैरह देखने को मिल जाते हैं तराई रीजन में, ठीक है। तो तराई रीजन जो है इसमें जो है आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है। तराई रीजन में आजकल खेती होने लगी है सॉइल डेवलप करके, राइस व्हीट शुगर केन के लिए काफ़ी अच्छा होता है तराई रीजन। और बांगर रीजन में जो है फॉसिल्स एनिमल के पाए जाते हैं। ओल्डर एलुवियम होता है रिवर बेड पर, इसमें कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं। तो कंकड़ जो स्ट्रक्चर है वो किसमें पाए जाते हैं? बांगर में पाए जाते हैं यहाँ पर कंकड़। कंकड़ यानी कि कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं, उनको हम लोग कंकड़ बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये बांगर रीजन जो है इसमें ओल्डर एल्यूमिनियम पाया जाता है विद ऑन द रिवर बेड विद कंकड़। फिर भूर फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है बांगर में, भूर फॉर्मेशन। फिर खादर कंपोज्ड ऑफ न्यू एल्यूमियम, खादर इज कंपोज्ड ऑफ न्यू एल्यूमियम, मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ गंजेस। तो अब जो ये पूरे स्ट्रक्चर में सबसे फर्टाइल कौन सा होता है, मान लीजिए आपसे पूछ लें एग्जाम में कि खादर बांगर तराई रीजन में सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सा है, तो खादर रीजन जो है न्यू एल्यूमियम से बना हुआ मोस्ट फर्टाइल रीजन होता है। उसके बाद रेह, कल्लर, राकड़, ये सब अभी नया डेवलप हुआ है। जो कई सारे मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं इससे जो अलग अलग तरीके के मिनरल सॉल्ट निकलने लगते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं, वो इकट्ठा होते हैं हरियाणा यूपी के रीजन में, मध्य प्रदेश रीजन में, उत्तराखंड रीजन में। तो ये कौन सी टाइप की माटी का निर्माण करते हैं? सलाइन, सॉल्टी, या फिर कह सकते हैं अल्कलाइन। इस तरीके की सॉइल का निर्माण करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन कहाँ पाया जाता है अल्कलाइन सॉइल का? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अल्कलाइन सॉइल का हिस्सा पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। एक चीज़ और, ये गंगा प्लेन का जो एक्सटेंट है इससे संबंधित अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आगे आ सकता है। तो वेस्टर्न बॉर्डर क्या है? सुलेमान और करतार रेंज जो है, सुलेमान रेंज और करतार रेंज ये बनाता है आपका वेस्टर्न बॉर्डर ये गंगा के मैदान का। ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है पूर्वांचल हिल्स। नॉर्दर्न बॉर्डर शिवालिक है, ऑब्वियस सी बात है। शिवालिक के नीचे से शुरू हो जाता है आपका कौन सा रीजन? भाबर रीजन, शिवालिक के नीचे से शुरू हो जाता है। तो नॉर्दर्न में शिवालिक है। सदर्न क्या है? नॉर्दर्न एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न एज है, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश रीजन में, वहां पर से गंगा प्लेन खत्म मान सकते हैं आप लोग। और गंगा प्लेन के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे रवाइन खड्डों का निर्माण होता है, मार्शेस क्रिएट होते हैं, ऑक्सबो लेक क्रिएट होती है कई सारी। रवाइन फॉर्मेशन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी। चंबल रिवर इज नोन फॉर रवाइन फॉर्मेशन। ऑक्सबो लेक जो है ये आपको बिहार रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। गंगा की सहायक नदियां कई सारी ऑक्सबो लेक क्रिएट करती हैं। ऑक्सबो लेक इस तरीके से क्रिएट होती है जब मींडर बनाती है नदियां जो है ये मींडर बनाती हैं। मींडर फॉर्मेशन जो होता है ये मिडिल कोर्स ऑफ रिवर में होता है, रिवर के मैच्योर स्टेज में। रिवर जब अपने मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लो में पहुंचती है तब ये मींडर का निर्माण करती है। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है झेलम रिवर का। झेलम रिवर क्या करती है? अपने यूथफुल स्टेज में मींडर बनाती है, जबकि अन्य नदियां नहीं बनाती, अन्य नदियां अपने मैच्योर स्टेज में ही बनाती हैं। ये तो यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर झेलम में आपको मींडर देखने को मिलते हैं। तो ये मींडर यानी कि जो घुमाव होते हैं इस तरीके से घूमते हुए आते हैं। अब इसमें क्या होता है कई बार कि जैसे मान लीजिए घुमाव आ रहा है, ठीक है, मींडर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जब सिल्ट और क्ले यहाँ पे इसके मुहाने पर डिपॉजिट होने लगता है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, और कुछ यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑक्सबो झील का निर्माण हो जाता है। यानी कि एक झील कट जाती है, घुमावदार रिवर से कट करके जो झील बनती है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक ही बनती है। अब हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कौन सी है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो इतना यहाँ पे क्लियर है। ग्रेट प्लेन का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लगभग समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन देखें, गंगा का मैदान भारत का सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा है। गंगा भारत की सबसे अधिक दोहन वाली नदी है। तो इसका आंसर जो है ये बी है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ज्यादातर घनी आबादी आपको देखने को मिलती है जहां पर रिवर सिस्टम स्ट्रांग होता है और वो रिवर का जहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ए और आर सत्य, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया रिसीव सम रेनफॉल इन विंटर। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। कारण लिखा है जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि भारत के मतलब उत्तरी मैदानों में वेस्टर्न नॉर्दर्न रीजन में जो वर्षा होती है ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो है ये वर्षा होती है, ना कि उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून तो तमिलनाडु में बारिश करती है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला भी सही है, लेकिन जो है ए आर की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है।
ए भी सही है अपनी जगह, आर भी सही है, लेकिन जरा भी ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। द गैंगेटिक प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, गंगा प्लेन को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये जियो सिंक्लाइन है, जैसे कि हमने ऊपर बताया आपको कि जब टेथिस सी जो है जब मौजूद थी और जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का टकराव हुआ था, तो दो घटनाएं हुई थी। एक तो हिमालय का फॉर्मेशन ये हुआ था, और दूसरा ये था यहाँ पर एक जियो सिंक्लाइन क्रिएट हुआ था। जो इस समय गंगा प्लेन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक महान गर्त था, गड्ढा था, जो उत्पन्न हुआ था हिमालय के उद्भूत होने से। हिमालय का उद्भव हुआ था और जो है गर्त बना था, जो इस समय गंगा का प्लेन का रीजन है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जियो सिंक्लाइन क्रिएट हो गया था। और जो इस समय आप सोच रहे हैं कि जब गड्ढा था तो हम प्लेन रीजन में कैसे आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालयन रिवर्स जो पहले से फ्लो कर रही थी, उन्होंने अपना मलबा इसमें भर दिया था। तो जियो सिंक्लाइन था, ये भर चुका है, और इस समय जिस रीजन पर हम खेती कर रहे हैं, यहाँ पर एक महान गड्ढा हुआ करता था। अब ये हिमालयन रिवर्स जो बहुत सालों से बह रही है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से, उन लोगों ने मतलब उन रिवर्स ने क्या किया है कि अपना एलवीएम इसमें फिल कर दिया है, तो यहाँ पर अब फर्टाइल लैंड हो गई है। तो अपना एलवीएम जो है हिमालयन रिवर्स जो कि पहले से फ्लो कर रही है, ठीक है, उन उन रिवर्स ने अपना एलवीएम इसमें भरा। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाज बेसिकली अ जियो सिंक्लाइन, ये तो जियो सिंक्लाइन था। हिमालय के उदय होने से जो जियो सिंक्लाइन क्रिएट हुआ था वो यहाँ पे था गंगा प्लेन में। फिर अगला क्वेश्चन है, द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड व्हाट? तो जो प्लेन रीजन, सब हिमालयन रीजन में जो फ्लैट प्लेन देखने को मिलता है, ये क्या है बेसिकली? ये है आपका भाबर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, भाबर है ये। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? तो भाबर रीजन इज बेसिकली अ पिडमॉन्ट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, पिडमॉन्ट सिचुएशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिडमॉन्ट इस तरीके से बनता है, जब ये जो खाली जगह होती है इसमें एक एलुवियल फैन बन जाता है। ये माउंटेन फ्रंट है, माउंटेन फ्रंट को आप शिवालिक मान सकते हैं इस समय, शिवालिक। तो शिवालिक के नीचे फुटहिल पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या है? पिडमॉन्ट बन रहा है। और यहाँ पे जो भाबर है वो बेसिकली पिडमॉन्ट का उदाहरण है, भाबर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो भाबर है ये पिडमॉन्ट का उदाहरण है, पिडमॉन्ट सिचुएशन का। रिवर कैप्चरिंग या रिवर पायरेसी जो है, इससे संबंध में भी क्वेश्चन आया था 2022 वाले में, इसको भी देख लीजिए एक बार। रिवर कैप्चरिंग कैसे होती है? जब एक रिवर दूसरे रिवर के कोर्स का अपहरण कर लेती है, इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये रिवर जा रही है, ये रिवर 2 है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं रेड कलर से। ये रिवर नंबर 2 इस तरीके से फ्लो कर रही है, रिवर नंबर 1 है। क्या होता है कि इसका एक चैनल यहाँ से फ्लो करता है, और इसका कारण होता है हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन जो होता है, इसके कारण से ये एक नया चैनल जो है निर्माण कर लेती है कोई दूसरी नदी। तो ये हेडवर्ड इरोजन करते हुए दूसरे चैनल का जब निर्माण करती है, तो क्या करती है कि कई बार ये सेकंड स्टेज में एक नया चैनल क्रिएट करके इसको अपने में समाहित कर लेती है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे रिवर कैप्चर। जब ये सिचुएशन बन जाती है तो ये रिवर जो है ये अलग होकर के सूख जाता है, ये वाला हिस्सा। और जो अल्टीमेटली जो रिवर 1 है, रिवर 1 ये रिवर 2 को कैप्चर कर लेती है। रिवर 1 जब रिवर 2 को कैप्चर करती है या उसका अपहरण करती है, तो उसको रिवर पायरेसी या फिर रिवर कैप्चर बोलते हैं। इंडिया में एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे जो भागीरथी रिवर है, इसका कैप्चर, इसका अपहरण कौन सी नदी करती है? अलकनंदा करती है। और एक और एग्जाम्पल है, जैसे पलार रिवर जो है इसको कैप्चर करती है, इसका अपहरण करती है कावेरी रिवर। और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, तीस्ता रिवर जो है पहले ये ट्रिब्यूटरी होती थी गंगा रिवर की, लेकिन अब ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ब्रह्मपुत्र ने जो है तीस्ता रिवर का अपहरण किया था। तो ब्रह्मपुत्र रिवर ने तीस्ता रिवर का अपहरण किया था। तो इस तरीके से नदी अपहरण होता है। और ये किस नदियों का फीचर है? वैसे तो हिमालयन रिवर्स का फीचर है। हिमालयन रिवर्स में नदी अपहरण देखने को मिलता है, लेकिन कई बार बहुत एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कावेरी नदी ने पलार नदी का कैप्चर किया था, ये पेनिनसुलर रीजन में भी देखने को मिल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं 2022 वाले पेपर में पूछा गया था कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन आजकल ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये सत्य कथन है, ठीक है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों की एक प्रमुख गुण है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र ने तीस्ता नदी का पायरेसी या फिर उसका अपहरण किया था। तो गंगा की सहायक नदी नहीं रही थी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई थी, क्योंकि गंगा से अलग कर दिया था ब्रह्मपुत्र ने इसको अपहरण करके। तो नदी अपहरण किसकी विशेषता है? हिमालयन रिवर्स की। अब पॉलिटी सेक्शन में आ जाते हैं, संविधान की उद्देशिका के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले जो लिस्टिंग वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे शेड्यूल हम लोग को यहाँ पर देखना है, इंपॉर्टेंट शेड्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल 12 शेड्यूल जो है इंपॉर्टेंट आपको कवर कर रहे हैं। शेड्यूल में सिंपली इतना पूछते हैं आपके एग्जाम में, किसमें क्या दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स और उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज, उनका एक्सटेंट। सेकंड में प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमॉल्वमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। इमॉल्वमेंट्स, प्रिविलेजेस
अलाउंसेस, सैलरी, इन सब के बारे में है। थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर यूनियन मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट मिनिस्टर्स, इन सब के बारे में है। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल में प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं कि सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स शामिल है, कौन से नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ये ध्यान रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको रट लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे पूछते हैं कि कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल हैं इस शेड्यूल में। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इसमें एट्थ शेड्यूल में तो लैंग्वेजेस है, एट्थ शेड्यूल वाला है, कई बार पूछा जा चुका है। एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है और इनसे एसोसिएटेड आर्टिकल्स कौन कौन से, 344, 351। नाइन्थ शेड्यूल में एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ओरिजिनली 13 बट प्रेजेंटली 282 of the state legislatures dealing with the land reforms and abolition of zamindari system and of the parliament dealing with other matters. इसके बाद 10th शेड्यूल में provisions relating to disqualification of members of parliament and state legislature on the ground of defection. 11th शेड्यूल specifies the power, authority and responsibilities of पंचायत। तो पंचायत से संबंधित 11th शेड्यूल और म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित 12th शेड्यूल है। ठीक है, तो ये है, तो शेड्यूल वाला हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ये अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बेसिकली प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट हमको इसमें समझना है अच्छे तरीके से, जिससे आप कभी आगे भूले नहीं। इधर प्रीएम्बल का चित्र भी हमने आपको लगा दिया है। प्रीएम्बल जो है ये सभी भारतीय नागरिकों को रटा होना चाहिए कम से कम। ठीक है, पूरा आपको रटा होना चाहिए। प्रीएम्बल की महत्व क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रीएम्बल किन किन चीज़ों के बारे में बता रहा है हमको। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन लोग चला रहे हैं, इसकी अथॉरिटी जो हमको पता चलती है पहले ही 4 शब्दों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम और आप भारत के लोग, भारत के संविधान की मेन अथॉरिटी है, ये कहा गया है। तो कोई कितना भी कहे अपने इंस्टीट्यूशन को, कि पार्लियामेंट कहे कि हम स्ट्रांग है और सुप्रीम कोर्ट कहे कि हमारी अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है, लेकिन रियल अथॉरिटी किसकी है, हमारी और आपकी, हम भारत के लोगों की। इसमें अडॉप्शन डेट के बारे में दिया हुआ है। अडॉप्शन डेट इसमें क्या लिखी हुई है, 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 यहाँ पर डेट लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इससे क्लियर होता है हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है। प्रीएम्बल को पढ़ लेगा कोई भी व्यक्ति तो समझ जाएगा। भारत का जो स्टेट है उसका नेचर कैसा है, ये हमको पता चल जाता है। हमारा स्टेट कैसा है, हमारा स्टेट है इंडिया इंटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हमारा स्टेट कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। सोवरेन से ऐसा क्या है, जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई कि हम किसी के भी अधीन नहीं है, भारत के लोग भारत को चलाते हैं, कोई विदेशी सत्ता या फिर बाहरी ताकत भारत को नहीं चलाती, तो हम यहाँ पे सोवरेन हो गए। सोशलिस्ट आइडियाज़ को हम लोग फॉलो करते हैं हमेशा से, ठीक है, और सेक्युलर हैं हम लोग, और डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है वो सरकार चलाती है, मतलब जिसको सभी की मत प्राप्त होता है, चुनाव से नियुक्त होकर के जो लोग जाते हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो डेमोक्रेटिक हो गया। रिपब्लिक हो गया, गणराज्य है, यानी कि टॉप पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं, आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति होने की सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप बन सकते हैं, आपको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो टॉप पोस्ट है भारत के राष्ट्रपति की, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रिविलेज नहीं है किसी का, कि कोई राजशाही सिंहासन नहीं है ब्रिटेन के तरीके की, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। इसमें कई बार प्रीएम्बल में पूछ लेते हैं कि कौन, ये जो आइडिया है, जो जस्टिस के, लिबर्टी के, इकोनॉमी के, ये एक्सप्रेशन कहाँ से लिए गए हैं। तो आइडिया जो जस्टिस का है वो यूएसएसआर से बोरो किया गया है, जस्टिस का, ठीक है। और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से बोरो किए गए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरित है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो हमने शब्द डाले हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को जो अडॉप्ट किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको दिसंबर में लाया गया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया, वही जो इसके फिलोसफिकल व्यू थे वही आगे चल करके उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल के रूप में परिणत होते हैं। तो जो ये प्रीएम्बल है कहीं से उठ करके नहीं आ गया है, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित किया गया था उसी के तत्व जो है हमारे उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल में लिखे गए हैं, ठीक है। अब प्रीएम्बल का जो नेचर है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस। अगर स्टेटमेंट आए कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, तो ये भी सही है। प्रीएम्बल को लागू नहीं किया जा सकता, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यूपीपीएससी 2019 वाले में सवाल आया था, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की विधिक स्वरूप क्या है। इसका विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर यही सही माना गया था आयोग के द्वारा कि ये लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट माना गया था। मॉडिफाइड की में भी इस पर काफी ऑब्जेक्शन किया गया था, ये लागू नहीं किया जा सकता है, ये सही माना गया था। तो प्रीएम्बल को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं किसी भी कोर्ट से, तो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल, ठीक है। और इसको नॉन जस्टिसेबल या नॉन इन्फोर्सेबल कहा गया है।
तीन इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं इन केसेस के जिससे प्रियम्बल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, क्योंकि प्रियम्बल तो एक पेज में लिखा गया है। इसकी क्या अवधारणा है और क्या इसकी इम्प्लीकेशंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्याएं करी हैं उससे हमको देखने को मिलता है। बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था बेरुबारी यूनियन केस में जो 1960 का केस है। केशवानंद भारती केस में कहा गया था प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट। प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में। और इसको क्लैरिफाई किया गया था LIC ऑफ इंडिया केस में। ये कैसे इंटीग्रल पार्ट है, क्लैरिफाई किया गया था LIC ऑफ इंडिया केस में। क्लैरिफाई किया गया था कि प्रियम्बल कैसे भारत के संविधान का इंटीग्रल पार्ट है। तो केशवानंद भारती केस 1973, LIC ऑफ इंडिया केस 1995, गोलकनाथ केस भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। कुछ जो चीज़ें इससे एसेंस है इसमें। गोलकनाथ केस जो है ये 1967 का है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरीके से पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके किसी का फंडामेंटल राइट छीन सके। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से प्रियम्बल से एसोसिएट करके फंडामेंटल राइट्स को हम लोग समझाएंगे। अभी प्रियम्बल के लिए इतना ध्यान रखना आपके लिए सफिशिएंट है। इंडियन इकोनॉमी के जो टाइप्स हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी। वैसे तो कई तरीके से कई सारे जो पैरामीटर्स हैं उन पे टाइप्स हो सकते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, हम आपको बता दें। जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिसमें 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का होता है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वह होती है जिसमें 50% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का होता है। और सर्विस इकोनॉमी वह होती है जिसमें 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन आपका सर्विस सेक्टर का होता है। ठीक है, तो सेक्टर क्या है इसकी अवधारणाएं समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ओनरशिप के आधार पर अलग अलग सेक्टर हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर, इंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर ये 4 तरीके के मेजर होते थे, अब 5वां भी उभर करके आ रहा है, उसको भी हम लोग समझाएंगे आपको। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये बेसिकली 3 हम लोग पढ़ा करते थे अपनी बुक्स में, 2 और अदर इवॉल्व होकर के आए हैं बीते वर्षों में। सेक्टर क्या है बेसिकली? सेक्टर ये मतलब आप सिंपल ये समझिए कि सेक्टर वो क्षेत्र, जैसे हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोला गया है, द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। ये सेकेंडरी सेक्टर है। तो क्षेत्र का मतलब एक ही क्षेत्र के विभिन्न कंपनी जब हो जाएंगे तो उसको सेक्टर बोलेंगे। मतलब एक ही तरह के बिजनेस को जब हम ग्रुप कर देंगे तो उसको सेक्टर बोलते हैं, सिंपल मतलब है। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में वह सारी चीजें आ जाती हैं जो हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से डिराइव करते हैं। डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से जिन चीज़ों का दोहन करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। जैसे कृषि का और कार्य करना, डायरेक्टली नेचर से आप जो है अनाज उगाते हैं। फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट में काम, मतलब फॉरेस्ट से जो चीज़ें दोहन करना, कुल मिलाकर नेचर से ही आप ले रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री, वो भी आप पशुपालन कर रहे हैं तो भी नेचर का पार्ट है। फिशिंग कर रहे हैं तो फिश भी जो है आपको नेचर से ही मिल रही है। पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन कर रहे हैं। माइनिंग कर रहे हैं तो जो है नेचुरल मिनरल निकाल रहे हैं, मतलब नेचुरली अवेलेबल है, आप उसको बस निकाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। द्वितीयक सेक्टर को बोलते हैं हम लोग जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जब हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उनसे कुछ बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ भी आप मशीन से बना रहे हैं, उसमें आपके कई सारे लोग लगे हुए हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे हैं, बना तो नेचुरल रिसोर्सेज से ही रहे हैं लेकिन डायरेक्टली उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे माइनिंग दिया हुआ है, ठीक है, माइनिंग तो आपकी हो गई प्राइमरी सेक्टर। लेकिन जब आप यहाँ पर लोहा गला करके स्टील बनाने लगते हैं तो स्टील आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो सिंपली ये है। तो आपसे एग्जाम में आजकल क्या करते हैं कि कई सारे सेक्टर दे देंगे, उसमें कहेंगे, जैसे यूपीएससी 2024 में भी सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा फला सेक्टर में आता है, उसको पहचानिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्विस सेक्टर में आता है, कौन सा जो है टर्सरी में आता है, क्वार्टरनरी में आता है, उसको पहचानो आप। यूपीएससी में मैचिंग वाले सवाल आया था, इसमें आइटम्स और कैटेगरी, जैसे ये लिखा हुआ है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी वो किस सेक्टर में आएगा? स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, डेयरी फार्म, मिनरल एक्सप्लोरेशन, वीविंग क्लॉथ। तो इसमें जैसे कृषि उत्पाद का भंडारण दिया हुआ है तो ये सेवा क्षेत्र हो गया, यानी सर्विस सेक्टर हो गया, इसमें आप सेवा देते हैं कृषि उत्पाद को भंडारण करने की। ठीक है, तो ये हो गया आपका तृतीयक सेक्टर। जबकि डेयरी फार्म यहाँ पर प्राथमिक सेक्टर है। खनिज की खोज, खनिज की खोज ध्यान रखिएगा, खनिज का उत्खनन नहीं। अगर उत्खनन होता तो प्राइमरी सेक्टर हो जाता, लेकिन खनिज की खोज का मतलब हो गया तृतीयक क्षेत्र। और कपड़ा बुनाई तो द्वितीयक तो है ही। तो हमारा आंसर किस में हो जाएगा? सी, यहाँ पर केवल 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कपड़े की बुनाई आ गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग आ गया। फूड प्रोसेसिंग जो है खाद्य प्रसंस्करण, स्टील इंडस्ट्री, ये सारे हो गए द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और स्टोरेज फैसिलिटी भी हो गई। स्टोरेज फैसिलिटी ये हो गई टर्सरी सेक्टर में। जैसे एग्जाम में आ जाता है कि कोल्ड स्टोरेज किस में रखेंगे, तो कोल्ड स्टोरेज आपका आएगा टर्सरी सेक्टर में।
पहले 3 ही सेक्टर बुक्स में पढ़े जाते थे, लेकिन अब एक चतुर्थक सेक्टर यानी क्वाटरनरी सेक्टर का भी उद्भव हुआ है। जैसे जो आपके अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, ब्रोकरेज फर्म होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी लोग होते हैं। तो ये सब आ जाते हैं क्वाटरनरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस में आएगी? क्वाटरनरी सेक्टर में आएगी, ध्यान रखिएगा। बल्कि एक नया क्षेत्र भी उद्भूत हो रहा है जिसको क्विनरी सेक्टर बोलते हैं। क्विनरी सेक्टर जो हाईली स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो पूरे एक तरीके से कह सकते हैं क्वाटरनरी सेक्टर को डील करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, इसके बॉस होते हैं, वो होते हैं क्विनरी सेक्टर के लोग। जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट, पॉलिसी मेकर्स, ये सब आ जाते हैं आपके क्विनरी सेक्टर में। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, ठीक है, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब क्विनरी सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। और या फिर जो लोग एआई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, बिग डेटा प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो रिसर्च वाले क्षेत्र में कौन कौन लोग आ जाएंगे? क्विनरी सेक्टर वाले। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लोग कर रहे हैं वो बेसिकली क्विनरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, क्वाटरनरी को नहीं। भारत के जो मीजोलिथिक साइट हैं, जो आपको मैं आपको स्टडी कराना था, मीजोलिथिक साइट्स ये वाले हैं, यानी कि मध्य पाषाण कालीन के स्थल हैं, वो हमने लिख दिया है। जैसे बीरभानपुरा, ये वेस्ट बंगाल में, पैसरा बिहार में, ठीक है, दमदमा, सराय नहर, लेखैया, चौपनी मांडो, महागड़ा, महादहा, ये सब आ जाते हैं किसमें? आपके उत्तर प्रदेश के साइट्स हैं। ये मीजोलिथिक साइट्स यानी कि मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। आदमगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश में बागौर हो गया आपका, राजस्थान में लोटेश्वर और रतनपुरा ये हो गए, गुजरात में तेंडमलाई ये हो गया, केरल में औतेड़ी नामक स्थल ये हो गया, तमिलनाडु में ये सारे मीजोलिथिक साइट्स हो गए। और ये न्यूलिथिक साइट्स हो गए। तो कौन कहाँ पे आप देखिएगा, जैसे बुरसोम जो है कश्मीर वैली में, चिरांद ये न्यूलिथिक साइट है, ठीक है। बरुआडीह, पांडुराजा ढीबी ये आपका वेस्ट बंगाल में, बरूडीह ये आपका झारखंड में, कुचा नामक स्थल ये ओडिशा में है। बाकी सरुतरु, मगडोला, ढकालू, ढकवाली, हार्डिंग ये कहाँ पे है देखिएगा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, पयमपल्ली ये तमिलनाडु में। बाकी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के स्थल हैं, इनको देखिएगा आप। भारत में टर्सरी सेक्टर में क्या क्या आता है? भारत में टर्सरी सेक्टर में आ जाता है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस और रियल एस्टेट। तो 1 and 2 ओनली ये हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खनन और उत्खनन, माफ कीजिएगा, ये इसमें आ जाएगा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस और रियल एस्टेट, ये आ जाएगा आपका टर्सरी सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ जाता है? सर्विस सेक्टर में जैसे यहाँ पे होटल्स आ जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, और यही दोनों आते हैं। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। माइनिंग एंड क्वेरिंग ये आ जाएगी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। फॉरेस्ट्री फिशिंग ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। ये दोनों आ जाएंगे आपके सेवा क्षेत्र में, होटल और परिवहन संचार। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक एक्टिविटी है? तृतीयक सेक्टर की एक्टिविटी जो है ये है विपणन यानी मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है ये है कृषि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज में आ जाते हैं, परिवहन संचार वाणिज्य। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है कृषि क्षेत्र है। हालांकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, माफ कीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है सर्विस सेक्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किससे होती है? अभी भी जो है प्राइमरी सेक्टर से यानी एग्रीकल्चर से होती है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र आज भी भारत में 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, पहले का क्वेश्चन है, लेकिन पहले भी और आज भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से आता है भारत में, जबकि सबसे ज्यादा नेशनल इनकम आता है सर्विस सेक्टर से। जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा हमेशा बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। जैसे भारत ने जब ग्रो करना शुरू किया 1990s से, जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, तब सर्विस सेक्टर भारत का ग्रो किया था। यानी टर्सरी सेक्टर जैसे जैसे किसी भी स्टेट का बढ़ता है, जैसे भारत और पाकिस्तान ने क्या किया है, सेकेंडरी सेक्टर में प्रवेश ही नहीं किया। सेकेंडरी सेक्टर से हम आगे बढ़ करके सर्विस पे आ गए। जैसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर में खेल रहे थे, प्राइमरी सेक्टर के बाद कुछ दशक में करीब 10-20 साल, यहाँ पर 60 से लेकर 75 तक थोड़ा बहुत सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है। सेकेंडरी सेक्टर को हम पार कर गए और सीधे 80s और 90s के बाद हमने सर्विस सेक्टर में प्रवेश किया और वहां पर एक्सेल करने लगे। तो किसी भी देश की इकोनॉमी जब तेजी से ग्रो करती है तो इसका मतलब है कि टर्सरी सेक्टर में उसमें ग्रोथ हो रही है। तो अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम वैसे हम आपको बता चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा कि नेचुरल इकोसिस्टम जितने भी होते हैं वो टोटल सोलर रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम की एनर्जी का स्रोत जो है सन होता है, और जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है वो कई बार फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा फॉसिल फ्यूल भी कहीं इधर उधर से नहीं आता है। फॉसिल फ्यूल का भी जो स्रोत है वो कौन सा है? वो सन है, ऑब्वियस सी बात है। अगर सन ना होता तो फॉसिल फ्यूल ना बनता कभी। हमने फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का फ्लो एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो कैसे होता है, फूड चेन के माध्यम से, और न्यूट्रिशन का फ्लो होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग।
खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन क्या शो करती है? फूड चेन फीडिंग रिलेशनशिप शो करती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच, फीडिंग हायरार्की शो करती है, सक्सेशन शो करती है, और ये लीनियर नेचर में होती है आपकी फूड चेन। इस तरीके से दिखाया गया होगा, छोटी क्लासेस में भी उन्हें पढ़ा है। खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन इस तरीके का होता है। एक सिंप्लीफाइड फूड चेन दिखाते हैं और एक थोड़ा सा ये सारी जो कह सकते हैं स्टेप के साथ दिखाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर उत्पादक, यहाँ हरी घास बना दिया, यहाँ पर कोई भी प्लांट हो सकता था, कोई भी ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है, वो यहाँ पे पहला स्टेज होता है, और इसी को ऑटोट्रॉफ या फिर प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर के बाद आते हैं यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता लिखा हुआ है, यहाँ पर अज्यूम करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पर कौन सा जानवर बना है इसको देखिएगा, क्योंकि कई बार ये आ सकता है। तो फ्रॉग जो है ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये ग्रेजिंग फूड चेन है। ग्रेजिंग फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा आपका फ्रॉग। फिर ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर या फिर टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा आपका सांप, टर्सरी कंज्यूमर। और फिर चतुर्थक उपभोक्ता ये हो जाएगा चील, ठीक है, चील या फिर कोई भी बड़ा पक्षी। और फिर जो है ये पक्षी मर खप जाएगा, तो फिर जो डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं उससे डेट्रिटस फूड चेन शुरू हो जाती है। तो डेट्रिटस फूड चेन और ये ग्रेजिंग फूड चेन आपस में लिंक्ड है। शुरुआती मटेरियल यहाँ पर क्या होता है? शुरुआती मटेरियल यहाँ पर प्रोड्यूसर होते हैं, जबकि शुरुआती मटेरियल अपरद खाद्य श्रृंखला यानी डेट्रिटस फूड चेन में अपरद होता है। तो अपरद यानी कि जो सड़ गल जाएगी चीज़ें, ये चतुर्थक उपभोक्ता जब मर के सड़ गल जाएगा, या फिर जो ये प्रोड्यूसर वाला जो हिस्सा है ये भी अगर सड़ गल जाएगा, तो ये अपरद में बदल जाएगा, सड़ा गला पदार्थ से। प्राथमिक अपरद भक्षी यहाँ पे शुरू होते हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं। फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो छोटे जो ये कह सकते हैं माइक्रोब्स होते हैं, इनको खाता कौन है? द्वितीयक अपरद पक्षी, द्वितीयक अपरद भक्षी इसको खाता है, और इसको कौन खाता है? तृतीयक अपरद भक्षी। इस तरीके से ये डेट्रिटस फूड चेन और ये चारागाह आधारित खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन आपस में लिंक्ड है। इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब फूड वेब देख लेते हैं। फूड वेब इस तरीके का दिखता है, जहाँ पर मल्टीट्यूड ऑफ फूड चेन्स आपको देखने को मिलती है। इसमें प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, और आपस में ये कई सारी चेन में बंधे होते हैं। तो जब कई सारी चेन्स का नेटवर्क शो करते हैं तो उसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं, खाद्य जाल इसको बोलते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन होता है, रिप्रेजेंट्स इंटरकनेक्टेड पाथवेज ऑफ एनर्जी फ्लो। जबकि फूड चेन में क्या होता है कि लीनियर पाथवे होता है एनर्जी फ्लो का, ठीक है। और फूड चेन लीनियर इन सक्सेशन होती है, जबकि इंटरकनेक्टेड वेब के फॉर्म में होता है। 4-5 ट्रॉफिक लेवल इसमें होते हैं, जबकि कई सारे ट्रॉफिक लेवल इसमें होते हैं। ट्रॉफिक लेवल अगली क्लास में समझाएंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया। ट्रॉफिक लेवल सिंपली वो स्टेज है फूड चेन का जहाँ से एनर्जी फ्लो हो रहा है। जैसे ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल है, इधर एक ट्रॉफिक लेवल है। अभी इसको अच्छे से समझाएंगे जब अगली क्लास में हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे। तो फूड चेन ये लीनियर होता है, इसमें अडेप्टेबिलिटी और कंपटीशन की गुंजाइश नहीं होती है, जो जिसको खाता है वो फिक्स है। जबकि फूड वेब में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी खा सकता है समय पड़ने पर, और ऑर्गेनिज्म एक ही फूड के लिए compete करते हैं आपस में। मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको 2 लोग खाते हैं, जैसे मान लीजिए खरगोश है, उसको बाघ भी खाता है और भेड़िया भी खाता है। तो बाघ और भेड़िए में आपस में कंपटीशन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खरगोश कौन खाएगा। तो एक तरीके से जंगल में कंपटीशन की स्थिति कौन उत्पन्न करता है? सिस्टम फूड वेब। बाघ और भेड़िया जिस खरगोश के लिए compete करते हैं, जैसी सिचुएशन बनती है फूड वेब में। तो ये है इसमें कुल मिला करके। हमने लास्ट टाइम इकोसिस्टम पढ़ा था, तो इसमें आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो स्थलीय में कौन सा नहीं आता है? तो स्थलीय में आपका सागरीय इकोसिस्टम नहीं आएगा, ठीक है। ओशनिक इकोसिस्टम में नहीं आएगा, एक्वेटिक में आ जाएगा, ठीक है। नॉट अ सब डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, ओनली फ्लो ऑफ एनर्जी, ओनली साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। तो इकोसिस्टम में एनर्जी और मिनरल दोनों का फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स का और मिनरल्स का और एनर्जी तीनों का फ्लो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल गलत है। इकोसिस्टम का डेफिनेशन ही कहता है कि आपस में सारे जो कह सकते हैं कंपोनेंट्स इंटरडिपेंडेंट है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, तो ये सही है। ह्यूमन एक्टिविटी अगर एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ना करती तो सरकार ईवी लेकर के नहीं आती। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। फिर इसमें पूछ रहे हैं पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण में क्या क्या आता है? भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय पर बिंदु पर घेरे हुए होता है। भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एनवायरमेंट की डेफिनेशन पूरी इससे क्लियर हो रही है इस क्वेश्चन से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो डे 3 में साइंस सेक्शन के रिवीजन में आज के हमारे टॉपिक हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और दूसरा रहेगा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या फ़र्क होता है, साथ ही में उसके एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
चाहे ये टॉपिक हो चाहे ये पहले वाला बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला हो। एग्जाम्पल से बहुत सारे सवाल आए हैं, आगे उनको देखा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या फ़र्क है। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे पदार्थ जो कि वातावरण में माइक्रोब्स की प्रेजेंस में जब आते हैं तो खुद ही गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने सिंपलर फॉर्म में टूट जाएंगे जब उन पे बैक्टीरिया या फिर जीवाणु एक्ट करेंगे तो माइक्रोब जिन पे एक्ट कर सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, और अगर एक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको ऐसे का ऐसा नहीं छोड़ेंगे, उनको सिंपलर फॉर्म में तब्दील कर लेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने इन्वायरमेंट में देख रखा है कि जो सूक्ष्म जीव हैं इन्हीं सड़े गले पदार्थों में जीवित रहते हैं। तो जैसे ही सब्जी और फल सड़ना शुरू कर दें, आप ये समझ जाओ कि माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीव इन पे एक्ट कर चुके हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब एक्ट कर सकते हों और उन्हें अपने यूज़ के लिए सिंपलर फॉर्म में बदल सकते हों, तो वो कहलाएंगे बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय, और इसका उल्टा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब अजैव निम्नीकरणीय। तो एग्जाम्पल्स की बात करें बायोडिग्रेडेबल में, तो आप बताइए कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें बैक्टीरिया एक्ट कर सकते हैं, उनको ख़राब कर सकते हैं। तो जितने भी खाने पीने का सामान होता है जैसे बासी भोजन, फल सब्जी के छिलके, इवन फल सब्जी भी अगर खुला छोड़ देंगे तो कुछ दिनों बाद वो भी सड़ जाएगी। गत्ते के खाली डिब्बे, उस पर फंगस लग जाता है ना, वो सड़ जाता है, उस पर कोई चीज़ रखने लायक होती नहीं है। पुराने फटे हुए कपड़े कॉटन के, ध्यान रखना, क्योंकि बाकी सब्सटेंस के जो कपड़े हैं उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं कर सकते इतनी जल्दी। गोबर हो गया, घास हो गया, ये सब चीज़ें सड़ जाती हैं। इसके अलावा पेपर से बनी हुई चीज़ें हैं, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, हालांकि टाइम लगता है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर कभी ना कभी हमला करेंगे और इसको ख़राब कर देंगे। इसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो बायोडिग्रेडेबल में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे और चीज़ों को ख़राब करेंगे, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट कर ही नहीं सकते। और पता कैसे चलेगा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, तो डेली लाइफ में हम ऐसा ऑब्जर्व भी करते हैं कि प्लास्टिक से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, साथ ही में नाइलॉन और टेरिलीन के जितने भी कपड़े होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट कर ही नहीं सकते। और यही वजह है कि ये चीज़ें सैकड़ों हज़ारों सालों तक ख़राब नहीं होती। इसी वजह से सरकारें कई बार प्लास्टिक्स यानी पन्नी यूज़ करने पे प्रतिबंध लगा देती है। लोग लिफाफा लेके चलते हैं जब सख्ती ज़्यादा चल रही होती है, वो इसलिए क्योंकि पन्नी अगर आपने फेंक दी तो वो सैकड़ों सालों तक ऐसी की ऐसी घूमती रहेगी, और अगर ये पन्नी मिट्टी के अंदर चली गई तो मिट्टी खेती करने लायक बचेगी नहीं, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। तो इससे एक और चीज़ हमें क्लियर हुई, जितनी भी ये बायोडिग्रेडेबल वाली चीज़ें हैं जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करके उनको तबाह कर सकते हैं, सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकते हैं, वो अगर मिट्टी के नीचे चली गई तो खाद बन जाएगा और आगे उस खाद का खेती में यूज़ हो जाएगा। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल के केस में अगर ये चीज़ें मिट्टी के नीचे गई तो वो मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी, खेती करने लायक कहो बचे ही ना। और यही वजह है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग राज्य सरकारें प्लास्टिक से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, चाहे वो प्लास्टिक की पन्नी हो, प्लास्टिक की बोतल हो, प्लास्टिक से बने हुए डिब्बे हो जिसमें आजकल छेने का रसगुल्ला रखा जाता है, वो सब के ऊपर प्रतिबंध लगा देती हैं। अब आप ये पिक में देखिए, जितने भी प्लांट प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, खाने पीने की चीज़ें, फल सब्जी या फिर उनके छिलके, और जितनी भी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, चाहे वो लकड़ी के कारखाने में कटी हुई लकड़ियाँ हो या फिर पेड़ अगर कट के गिर गया तो उसकी लकड़ी हो, साथ में जो गाय भैंस का गोबर होता है और जो ह्यूमन डंग भी होता है इवन, वो भी बायोडिग्रेडेबल ही है। अच्छा, अब आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन कहो आ जाए, बायोडिग्रेडेबल में भी आयोग हो सकता है खेल कर दे। अब इसमें ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, खाने पीने की सब्जी 7 से 10 दिन में सड़ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद नंबर आता है प्लांट प्रोडक्ट का, अगर सड़े हुए पत्ती ये सब हैं तो महीने भर के अंदर, उसके बाद महीने से 1.5 महीने में पेपर से रिलेटेड चीज़ें भी सड़ जाती हैं। ह्यूमन वेस्ट वो भी 7 से 10 दिन में, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है लकड़ी को, स्पेशली अगर पेड़ कट के गिर गया तो उसकी लकड़ी, उस पर करीब 10 से 15 साल कीड़े मकोड़े नहीं लगते, दीमक लग जाए वो बात अलग है। तो इसका ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि कौन जल्दी गल जाएगा, कौन देर से गलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में। अब ये जो कैटेगरी है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की है, जैसा कि आप देख सकते हो, पन्नी, ग्लास से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, सिंथेटिक मटेरियल है जो आजकल फैंसी टाइप की रस्सी होती है, मेटल, घर के बर्तन थोड़ी 10 दिन में ख़राब हो जाएंगे, वो तो कहो 100 साल के ऊपर चले और चलते भी हैं। तो ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या फ़र्क होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिन एलिमेंट की मात्रा शरीर में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो वो मैक्रो, और जिनकी मात्रा
कम में चाहिए। हालांकि इससे भी कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अपेक्षाकृत कम मात्रा में जो चीज़ हमारे शरीर को चाहिए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये फ़र्क होता है दोनों में, ये हम समझ चुके हैं। अब एग्जाम्पल्स पर आपको फोकस करना है, क्योंकि आयोग में ऑड वन आउट में ये पूछा जा सकता है। तो वैसे तो कई सारी ट्रिक हो सकते हैं इसको याद करने की, लेकिन कंसेप्ट समझिए बेसिक। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब अगर पाया जा रहा है ना, सल्फ़र, फॉस्फोरस, मतलब हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं, सल्फ़र फॉस्फोरस मिल जाएगा हड्डी में, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब तो मिलेगा ही, कैल्शियम मिल जाएगा हड्डी में। तो जितनी भी शरीर वाली चीज़ें हैं वो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट। और जितनी भी इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं जैसे कॉपर, मतलब जिनके जेवर बनते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, नकली वाले तो बनते ही हैं, आयरन, हालांकि आयरन की कमी से अनीमिया हो जाएगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया तो और दिक्कत है, मॉलिबेडनम, निकल, मैंगनीज, क्लोरीन, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। एक चीज़ का और फ़र्क जान लीजिए, जो मैग्नीशियम है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन मैंगनीज़ है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब सीधे आते हैं एमसीक्यू की तरफ। पहला सवाल है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है ये पूछा है। तो जितनी भी वेस्ट हैं और जितनी भी हम लोग के मल मूत्र वाली चीज़ें होती हैं वो सड़ जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट कर जाते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड, कीटनाशक पे नहीं करेंगे। और यही वजह है कि सरकार आजकल मना करती है कि कीटनाशक मत लगाओ खेतों में, क्योंकि अगर ये मिट्टी के नीचे चला गया तो हमने क्या देखा था अभी कि मिट्टी खेती करने लायक बचेगी नहीं। अगला है कि DDT क्या है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसीलिए DDT पे तो सबसे पहले बैन लगा था। कौन सा बायोडिग्रेडेबल है अगले में, तो ग्लास से बनी हुई चीज़ें, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, मेटल से बनी हुई चीज़ें ये हो ही नहीं सकती, तो बच गया ऊन। उसके बाद कौन सा जैव निम्नीकरण का एग्जाम्पल है, बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो प्लास्टिक नहीं हो सकता, पॉलीथीन तो प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, वो नहीं हो सकता। मरकरी मेटल है, भले ही लिक्विड में एग्जिस्ट करता हो, वो भी नहीं हो सकता, तो बच गया रबड़। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। उसके बाद देखिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो हमने जितनी भी इनऑर्गेनिक चीज़ें बताई थी जिससे सोना चांदी, जिससे जेवर बन सकते हो नकली वाले, जैसे आयरन, कॉपर, देखी बात आ गई ना मैंगनीज, मैग्नीशियम की। हमने क्या बताया था कि मैग्नीशियम मैक्रो है और मैंगनीज माइक्रो है, तो इसमें कौन सा माइक्रो नहीं है, तो जाहिर है कि मैग्नीशियम, क्योंकि वो मैक्रो है। उसके बाद अगला, अगर आपने पिछले 2 वीडियो देखे हो तो ये आपको सही करना ही पड़ेगा। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा बनाए जा सकते हैं, तो हाँ कौन सा है, B12 है और कुछ रिसर्च के हिसाब से K भी है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरीके से काम करते हैं, तो हाँ कुछ विटामिन शरीर में स्टोर होते हैं, कौन से, कीड़ा जो मोटा होता है यानी ADEK, इनमें से जो A है ये लीवर में बन भी सकता है, रेड और येलो कैरोटीन की वजह से, कार्टिनॉइड की वजह से मतलब। तो ये तीनों तो सही हैं, जो नहीं है वो पूछा है, तो बच गया D। क्या कह रहा है वो कि K जल में घुल जाता है, जबकि जल में तो सिर्फ BC होती है। आप समझ गए होंगे। अब अगला ये MCQ आप जरूर करके जाइए, इसके बाद आप कमेंट भी कीजिए, जिनका कमेंट सही होगा उसको हम लोग रिप्लाई करेंगे। विटामिन जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है और जो मिनरल है वो सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं क्या। अब ऑप्शन देखिए, 1 हमेशा सच नहीं होगा, 2 हमेशा सच होगा। देख लीजिए अपने हिसाब से ऑप्शन को, ये सेम आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में। इसको पॉज करिए, अटेम्प्ट करना चालू करिए, बताइए कमेंट में।